कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो शिक्षक हैं, 12 लाख के करीब जो शिक्षक हैं, उनको ये एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर को की थी और 5 सितंबर को ये घोषणा की थी। 28 जनवरी को कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित होता है और कल गुरुवार को अपर मुख्य सचिव इस आदेश पर अपनी मुहर लगाते हैं और इसके लिए आदेश जारी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है उन तमाम शिक्षकों के लिए, रसोइयों के लिए, वो जो आश्रित है उनके लिए, क्योंकि सरकार ने कैशलेस इलाज की सुविधा इन लोगों को उपलब्ध कराई है। बड़ी सौगात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर वो अन्य किसी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत की हो, तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसी कोई भी योजना का लाभ अभी तक नहीं उठाया है, वो इसमें इसका योजना का लाभ उठा सकते हैं और कैशलेस इलाज ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों में करा सकते हैं, बल्कि जो कहीं ना कहीं जो अप्रूव्ड जो निजी अस्पताल है उसमें भी अपना इलाज करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश सरकार की उन तमाम शिक्षकों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, क्योंकि ये व्यवस्था की मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के उन तमाम शिक्षकों, रसोइयों और भी तमाम लोगों के लिए एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है। अब इन लोगों का इलाज कैशलेस होगा, ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी वो अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं। उसकी जो दरें होंगी, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो दरें होंगी वो निर्धारित रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो योजना है, जो आदेश आया है, ये कहीं ना कहीं लाखों शिक्षकों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में, उनको एक बड़ा तोहफा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितंबर को जिसका ऐलान किया था शिक्षक दिवस के मौके पर और कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ये प्रस्ताव अब आया था अस्तित्व में, जिसके बाद अब आदेश जारी हो गए। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ रहे हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर यही है कि 2 दिन से लगातार मैं आपको एक ही चीज का बता रहा हूँ, आरटीओ को लेकर के जिस तरीके से बड़ी धांधली चल रही है, खास तौर पे स्कूलों के साथ खिलवाड़ सबसे बड़ा सवाल है, निशान खड़ा होता है। बीते मंगलवार के दिन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्कूल के जो लोग हैं, प्रशासनिक अमला है या स्कूल का प्रशासनिक अमला है, किस तरीके से अभिभावकों के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत ही बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। खास तौर पे प्राइवेट स्कूल जो है वो बच्चों के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे आज एक मामला सामने आया है। आज एक स्कूली जो वैन थी वो एक बच्ची को कुचल करके मौके से फरार हो गया। सोचिए, जो ड्राइवर होते हैं किस तरीके से लापरवाह के तरीके से गाड़ी चलाते हैं और उसमें जो बच्चे होते हैं, अभिभावक के जो बच्चे होते हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। पहली बात तो सबसे बड़ा सवाल है, निशान खड़ा होता है उन स्कूलों के ऊपर जिस तरीके से लापरवाह ड्राइवरों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज कि एक बच्ची की मौत हो गई है, अभी तक फिलहाल गाड़ी तो पकड़ ली गई है, पुलिस की तरफ से गाड़ियां पकड़ ली गई है, लेकिन ये भी बातें छन के आ रही है कि इसका फिटनेस तक नहीं है। सोचिए, सबसे बड़ी बात कि उस मैजिक की फिटनेस नहीं है और उसमें तकरीबन 15 से अधिक बच्चों को सवार थे और जब ये एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूली वैन में बच्चे सवार थे और एक बच्ची की फिसल करके मौत हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई क्या की जाती है। बस क्या खाना पूर्ति में एक मुकदमा लिखा जाएगा, गाड़ी को सीज किया जाएगा, ड्राइवर को पकड़ा जाएगा, न्यायालय भेजा जाएगा, ड्राइवर टूट जाएगा, बस यही होगा? क्या स्कूल के ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या स्कूल के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है कि नहीं की जाती है, देखने वाली बात होगी। क्या गाड़ी के पीछे जो आरटीओ वाले लिखवाते हैं कि धीरे चले, स्कूली वैन है और साफ तौर पे ड्राइवर से कोई आपत्ति हो तो इस फला नंबर पे कांटेक्ट करें, क्या उन उस प्रिंसिपल, उस प्रबंधक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। लगातार 3 दिन से आपको बता रहे हैं कि पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के स्कूल से एक गाड़ी निकलती है, उसमें 50 से अधिक बच्चे सवार होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। 2 से ढाई महीने पहले भी एक 2-3 घटनाएं हुई हैं। ऐसे कई घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अमला, ना तो आरटीओ, ना पुलिस विभाग, ना यातायात विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है और लगातार घटनाएं हो रही हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासनिक अमला मूक दर्शक बना देख रहा है, कहीं नहीं सो रहा है। 1 तारीख बीत गई है, उनके खातों में तनख्वाह आ चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही है।
अखंड। ज्ञानेंद्र, अब इसी बात की तो चर्चा हम लोग पिछले 2 दिन से कर रहे हैं और आप भी इस पर लगातार बात कर रहे थे। कल आपने आरटीओ को भी कॉल पे लेने की आपने तमाम कोशिशें की। आपने बताया कि उनका फोन तक रिसीव नहीं हो रहा है, ना तो लग रहा है। सवाल यही है कि आखिरकार एक आज बच्चे की जान चली गई, फिटनेस है नहीं, जो व्हीकल चल रहे हैं, जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उन नौनिहालों को लेकर के चल रहे हैं। हमने तमाम ऐसी गाड़ियां देखी हैं जिस पर लिखा रहता है कि स्पीड मेंटेन करके चला जाए, लेकिन तमाम ऐसे जो स्कूली वाहन होते हैं वो स्पीड तोड़ते हुए जाते हैं। जो बेतरतीब तरीके से जो ड्राइवर होता है उसको चला रहा होता है। ऐसा नहीं कि केवल ये प्रतापगढ़ की घटना है, बल्कि राजधानी लखनऊ में भी ऐसे कई हादसे हुए हैं जिसमें बच्चे चोटिल हुए हैं। सवाल यही उठता है कि आखिरकार जिन कंधों पर, जिन जो स्कूल वैन हो, बसेस हो, उनके ड्राइवर्स पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है इतने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना, उनको अपने सही सलामत घर तक वापस छोड़ना, आखिरकार इस तरीके से घटनाएं लगातार होती रह रही हैं। आरटीओ की जो भूमिका है वो संदिग्ध अब लगने लगी है। ऐसा लगता है कि आरटीओ के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो केवल और केवल खाना पूर्ति और केवल जो कागजी कार्रवाई होती है उसको पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। उनके मन में किसी तरीके की कोई व्यवस्था बनाने के लिए, कहीं कोई विशेष अभियान चला करके ऐसे तमाम जो स्कूल्स हैं, ये जो स्कूल वाहन है, उनके खिलाफ कोई चेक करने की कोई व्यवस्था बनाई जाए। आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिलती रहती हैं। इसी तरीके से आरटीओ विभाग और उनके अधिकारी आंखों पर पट्टी बांध के या तो सो गए हैं, या तो आंखों पर पट्टी बांध ली गई है कि कोई मतलब नहीं है, हमारे सामने कुछ भी घटित होगा हम देखेंगे ही नहीं, आंखों पर पट्टी बांध दो। तो आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा? एक बच्चे की जो जान चली गई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आपने इसको लेकर के किसी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि आखिरकार आज हम लोग कई दिनों से इस सवाल को पूछ रहे हैं और आज एक बच्चे की जान भी चली गई है, अब उस बच्चे की मौत का आखिरकार जिम्मेदार है कौन? बिल्कुल, देखिए मैंने कई अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारी सिर्फ यही कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें दोषी कर्मचारी होंगे या अन्य कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने कल लाइव खत्म किया था, मैं पुष्टि नहीं करता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन बात करें ट्रेवल्स की, बात करें ट्रांसपोर्ट की, बात करें स्कूली गाड़ियों की, यहाँ तक कि जो भी गाड़ियां होंगी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं फिर से एक बात कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों का महीना फिक्स होता है, मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये कहा जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो, चाहे वो आपका ट्रेवल्स विभाग हो, जो प्राइवेट सेक्टर की ट्रेवल्स विभाग हो, इन लोगों का महीना फिक्स होता है। गाड़ी जो छोटे स्कूल होते हैं इन लोगों का भी आरटीओ समेत यातायात में महीना फिक्स होता है। गाड़ी बाहर की देखी जाती है, सबसे पहले यातायात का सिपाही या होमगार्ड तुरंत गाड़ी को किनारे दबवाता है। ये मैंने कल लाइव खत्म किया था, भगवत सिंह की चौराहा पड़ा था, एक गाड़ी टायर से लदी हुई थी, मेरे आंख के सामने की बात है, गाड़ी साइड में लगवाई गई, उस सिपाही से कोई लेना देना नहीं है कि शहर में जाम का जाम लगा हुआ है, गाड़ी साइड में लगवाया गया, पहले गाड़ी से किया गया, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी कार से ही था, मैं देख के निकल गया। सोचिए, यातायात के लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को चेक करते हैं जिनका फिक्स नहीं होता है महीना। साफ तौर पे ये एक कहीं ना कहीं बड़ी धांधली चल रही है। एक वर्ड पुलिस में कहा जाता है एक्साइजी, जिनका 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीना फिक्स होता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि पुलिस वाले लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन जो जानकारी छन के आती है कि ये जितने लोग हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियां जो सवारियां ढोती हो, चाहे वो स्कूली गाड़ियां हो, सारे के सारों की एग्जाइटी फिक्स होती है 12,000, 13,000। प्राइवेट अड्डे लगाने का यहाँ तक का यातायात पैसा लेता है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है, क्योंकि 13 से 14 साल तक मेरी पत्रकारिता हो गई है। एग्जाइटी मतलब यही होता है कि पैसा इन लोगों का फिक्स होता है। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां आएंगी, निकल जाएंगी, बसें शहर के अंदर तक आएंगी, निकल जाएंगी, कोई अड्डा इन लोगों का निर्धारित नहीं किया गया है। शहर के बीचों बीच अड्डा निर्धारित किया गया है कि आप अड्डा कर लो, हम देखेंगे कि कौन हटाता है। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर की स्कूलों की गाड़ियों का यही हाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, कई स्कूल है, मेरे हाथों की उंगलियों जितने हैं 10 स्कूल ऐसे हैं कि जिनकी 30 से अधिक बसें चल रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे गहरी नींद में आरटीओ सो रहा है। न कोई कार्रवाई की जा रही है, न कोई एक लेटर तक नहीं किया जा रहा। सोचिए, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, आरटीओ विभाग के लोग। ये यहाँ तक कि पुलिस अमला अगर
2 बजे छुट्टी होती है, 1:30 से 2 बजे के आसपास छुट्टी होती है। शहर में जाम के हालात हो जाते हैं। अगर एक बस रोक ले, सिर्फ एक बस रोक ले और कार्रवाई करना शुरू कर दे एक बस पे, मैं गारंटी ले रहा हूँ शहर के जितने स्कूल है उसमें हड़कंप मच जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, बस में जब बच्चे हो तब ना रोके। ये कहता हूँ कि बच्चों की परेशानी ना हो, लेकिन खाली जब बसेस दिखे तो उनको रोक ले तो हड़कंप मच जाएगा पूरे स्कूलों में, पूरे ट्रेवल्स में, पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। सिर्फ इनको धन उगाई चाहिए। 1 तारीख को इनके खाते में तनख्वाह गिर जानी चाहिए। 1 तारीख को तनख्वाह गिर गई, भैया तनख्वाह आ गई है, आराम से फिर शहरी नींद में 1 महीने के लिए सो जाते हैं। अगर कोई बड़ी घटना घटित होती है तब यहाँ का प्रशासनिक अमला और तब यहाँ के लोग जागते हैं। सोचिए, आज एक बच्ची की मौत हो गई, मेरे लाइव आने से कुछ 10 मिनट पहले की घटना है, और ड्राइवर फिर से बच्चों को छोड़ के फरार हो गया। अच्छी बात ये रही कि मौके पे तत्काल रूप से फतेहपुर पुलिस पहुंच गई। फिलहाल अब फिर से यही कह रहा हूं कि क्या स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास जो जानकारी बिछन के आई है कि उस मैजिक में फिटनेस और इंश्योरेंस नहीं था। एक बच्ची की मौत चली हो जा रही है, प्रशासनिक अमला सोया हुआ है, यहाँ तक कि अब आरटीओ आखिरकार विभाग ज्ञानेंद्र, सोया सबसे हुआ बड़ी है। दिक्कत है 2 कि दिन से आरटीओ प्रशासनिक को अमले पर कितने सवाल लगातार उठते चले आए हैं, आरटीओ विभाग पर उठते चले आए हैं, स्कूल प्रशासन पर उठते चले आए हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसकी भूमिका संदिग्ध है, कौन अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं उठा कर रहा है, ये तमाम सवाल लगातार उठते चले आ रहे हैं और लगातार बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हास्यास्पद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जो अधिकारी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, इंतजार करते हैं महीने के अंत का और कि उनकी सैलरी आ जाए, उसके बावजूद इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और 3 दिनों के भीतर इस तरह की घटनाएं बनी हुई हैं। तो आखिरकार क्यों ना उन स्कूल वालों के खिलाफ, स्कूल प्रशासन के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करके एक मैसेज देने का काम किया जाए कि अगर आप लोग लापरवाही बरतेंगे तो आपके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। आप चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी दल से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, आप कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर इसी तरीके से लगातार घटनाओं में बाढ़ सी आ जाएगी, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आएंगी, एक ऐसी दुखद खबर आएगी कि बच्चे की मौत की खबर आए या बच्चों के घायल होने की खबर आए, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो जिम्मेदार, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो क्यों आंखों पर पट्टी बांधकर सोए हुए हैं। ज्ञान, जल्द से जल्द अपनी बात खत्म कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आप एक चीज और आपको बताते चले कि देखिए मैजिक बैंड और मिनी बसेस वो तो चल ही रही हैं, लेकिन एक चीज और बहुत बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। मेरे कुछ जानकारी में लोकल स्कूल्स हैं, बीएस मेमोरियल है, आत्रे एकेडमी है, प्रभात एकेडमी है, डॉल्फिन पब्लिक स्कूल है, संगम लाल इंटरनेशनल स्कूल, ऐसे कई स्कूल है। अब इनके क्या एक चीज और चलने लगा है, उसके अलावा साथ में साथ एक और ऐड कर दिया गया है ट्रेवल्स के नाम पे, ई रिक्शा। सोचिए, ई रिक्शा चलाने लगे हैं। 900 और 1,000 रुपए के आसपास इनसे लिया जाता है ग्राहकों से पैसा। और सोचिए, वो ई रिक्शा को चलाता कौन है? वो एक तकरीबन 15 से 18 साल के बीच के बच्चे चलाते हैं। उनके पास ना तो डीजल होता है, ना उस ई रिक्शे का फिटनेस होता है, 18 से ना 20 साल तो बड़ी उम्र बता दी आपने ज्ञानेंद्र। 18 से 20 साल मैंने तो सड़कों पर देखे, 14-15 साल के जो अभी बालिग तक नहीं हुए हैं बच्चे, वो भी ई रिक्शा चलाते हुए लगातार फराटा भरते हुए नजर आएंगे। और ये हालात ये होते हैं, जो नए लड़के हैं वो इस तरीके से अपने ई रिक्शा को चला रहे थे जैसे मानो वो स्टंट कर रहे हैं उस ई रिक्शा के माध्यम से। बिल्कुल, ई रिक्शा तो हो जाता है, लेकिन उस ई रिक्शे में तकरीबन 4 से 5 साल के बच्चे बैठते हैं, क्योंकि लोकल होता है। 501 किलोमीटर की दूरी के ही लिए ई रिक्शा किया जाता है। सोचिए, उस ई रिक्शे में ना दोनों साइड गेट होते हैं, ना कोई सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराई जाती है, बस बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फिर से एक चीज कह रहा हूँ, प्रतापगढ़ में ई रिक्शा की भरमार हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य है। कई ऐसे ई रिक्शे हैं जो बिना फिटनेस, बिना इंश्योर हुए धड़ल्ले से चल रहे हैं। फिर वही चीज कह रहा हूँ, लगातार प्रतापगढ़ का आरटीओ विभाग, क्या ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रेवल्स, क्या स्कूल वालों से केवल पैसे ही वसूली की जा रही है, क्या बच्चों के अभिभावकों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि लगातार 3 दिन से खबरें चल रही हैं, लगातार पेपरों में खबरें हैं, लगातार टीवी चैनलों पे चल रहे हैं, लगातार हम भी आपको बता रहे हैं, लेकिन गहरी नींद में प्रशासनिक अमला
सोया हुआ है। अब कार्रवाई कब करते हैं ये भाई देखने वाली बात होगी। कुंभ की नींद से आखिर प्रशासनिक अमला कब जागता है ये देखने वाली बात होगी अखंड। बिल्कुल देखने वाली बात ही होगी और ये देखते ही आ रहे हैं और ये हम लोग 3 दिन से भी लगातार देख ही रहे हैं कि आखिरकार कब कार्रवाई होगी और देखते ही रहेंगे। सवाल ये भी है कि देखते ही रहेंगे कि इस कार्रवाई का अंत क्या होता है, इसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। देखते ही लगता है कि इस देश में, इस प्रदेश में देखने की आदत डाल देनी चाहिए हर चीज को, केवल देखते ही रहना है, केवल देखते रहो पर कुछ करो मत। ये अधिकारी भी बस देखते रहने की आदत डाल चुके हैं, आंखों को पट्टी बांधकर देखते रहते हैं और आराम से देखते रहने वाली जो इनकी आदत है वो बनी हुई है और इसी को देखते रहेंगे, देखते करते रहेंगे, देख करके करेंगे, देख करके कोई एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन कब होगा, किसके ऊपर होगा, कैसे होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। फिलहाल इस खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा ज्ञानेंद्र, और अगर कोई भी अपडेट आता है हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से बस्ती में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो धर्मांतर का मामला चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कल एक नए मामला सामने आता हुआ नजर आया। कल आपको बता दें कि सोनाहा थाना क्षेत्र में अचानक से 3 लड़कियां गायब हो जाती है। साफ तौर से एक बात ये भी कहा गया कि बच्चियां जो है वो घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए और स्कूल पहुंचती नहीं है और बीच में ही वो बच्चियां गायब हो जाती है। 3 लड़कियां गायब होती है। जब इसके परिवार वाले जब शाम तक इंतजार करते हैं कि बच्चियां घर नहीं पहुंचती है, तो वो आसपास के लोगों से, स्कूल से और मोहल्ले वाले से, रिश्तेदारों से पूछते हैं। जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो वो पुलिस को इस बारे में जानकारी देते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में तत्काल देखते हुए मुकदमा भी दर्ज, सॉरी, गुमशुदगी दर्ज करती है और फोटो हर जगह चस्पा करती है। लेकिन अखंड जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं वो अचानक से तीनों लड़कियां कहाँ गायब हो गई। फिलहाल सवालिया निशान ये खड़े हैं इस मामले में कि वो लड़की गई कहाँ। लेकिन इस पूरे मामले में हिंदू संगठन ने भी नाराजगी जताई है। उनका साफ कहना है कि जिस क्षेत्र की ये बात है वहां पे लगभग 60 से 70% मुस्लिम की आबादी है, 30% वहां पे हिंदू है। तो कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कहीं लव जिहाद जैसा मामला कहीं ना कहीं सामने ला जाए, क्योंकि जो लड़कियां अचानक से 3 लड़कियां एक ही दिन में गायब हुई तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब पुलिस पूरे मामले को ट्रैक कर रही है, आसपास के लोगों से पूछ रही है, मोबाइल नंबर से खंगाले। जहां तक जानकारी ये भी लगी है, पुलिस ने कुछ नंबर्स जो है ट्रैक किए हैं और ट्रैक के माध्यम से पुलिस ने यह भी एक सूत्र से जानकारी लगी है कि शायद उनको कहीं ना कहीं ट्रेन से लेकर जाया गया है या कहीं वो जा रहे हैं। फिलहाल रेलवे स्टेशन पे जीआरपी से और आरपीएफ की जो पुलिस है सबसे पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं कि ये लड़कियां कहीं गई, कहाँ गई है। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से पैनी नजर रखी हुई है। अब देखना होगा कि लड़कियां कहाँ से बरामद करते हैं, क्या इसमें लफ्जियात का कोई मामला आता है या क्या एंगल है कि जो 3 लड़कियां एक दिन में एक ही समय में गायब हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है अखंड। इस तरीके से 3 लड़कियों का गायब होने पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो अलग विषय है। लेकिन सवाल है जितेंद्र की, क्या उनके परिवार वालों ने किसी पर आरोप लगाया है, किसी संदिग्ध पर कोई आरोप लगाया है या फिर किसी बात को लेकर के उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कराई है? परिवार वालों का क्या कहना है इस पूरे मामले में, इन बच्चियों के गायब होने में? देखो, अगर परिवार ने ऐसा अभी तक कोई आरोप किसी पे लगाया नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर एक ही विद्यालय की तीनों लड़कियां हैं तो अभी तक ऐसा कुछ आरोप परिवार की तरफ से लगाया नहीं गया कि किस तरीके से लड़कियां कहाँ गई है या किसी के बहकावे में आई है। अभी तक कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है। लेकिन परिवार वाले ने सिर्फ इतना बताया कि हमारी लड़कियां स्कूल गई थी, उसके बाद वो कहाँ चली गई इसकी अभी तक कोई जानकारी। क्या पुलिस ने गुमशुदगी तो दर्ज की है, जांच कर रही है, बच्चियों को ढूंढा जा रहा है, आसपास के जिले में हर जगह फोटो भेजी जा रही है। अब लेकिन अब वही सवाल ये है कि लड़कियां आखिर गई कहाँ। फिलहाल अब पुलिस जिस तरीके से छानबीन कर रही है वो जांच के बाद पता चलेगा कि लड़कियां कहाँ गई। अखंड, बिल्कुल जितेंद्र, बड़ा ही गंभीर मामला है क्योंकि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है एक मामले में और पिछले 1 साल में करीब 1,08,000 लोग लापता हुए हैं। इसको लेकर के इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और कल सुनवाई भी हुई थी इस पर। सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस तरीके से 1 साल के भीतर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का गायब होना कहीं ना कहीं अखरता जरूर है और इसीलिए सवाल लखनऊ की जो हाई कोर्ट है उसने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए एक इस पर पिटीशन दायर हुई है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार इस तरीके से 3 बच्चियां एक ही साथ एक समय पर ही गायब हो जाती हैं और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सवाल यही उठ खड़ा होता है कि आखिरकार ये बच्चियां स्कूल तो गई लेकिन उसके बाद गायब हुई तो हुई कहां? क्या पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन है कहीं पर उन बच्चियों को एक साथ कहीं पर देखा गया, कोई सीसीटीवी फुटेज या किसी तरह की जानकारी निकल करके सामने आ रही जितेंद्र जो पुलिस के पास है? नहीं अखंड, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है पुलिस के सामने। फिलहाल पुलिस जो सीसीटीवी के
जो कैमरे थे वो खंगाल दिए। जैसे कि मैंने बताया कि वो पुलिस जो आपका पुलिस जिस तरीके सीआरपीएफ से पूछ रही है, आरपीएफ से भी पूछा जा रहा है, वहाँ के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। अभी तक ऐसा कहीं से भी कोई एक लीड तक नहीं मिली पुलिस को कि आखिर में जो है लड़कियां कहाँ गई हैं, किस तरीके से गायब हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है, कैमरे की नजर में भी ये बात अभी तक नहीं आई, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध तो मामला कहीं ना कहीं लगा हुआ है कि आखिर लड़कियां गई कहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो एविडेंस मिलना चाहिए। फिलहाल कल से जिस तरीके से लड़कियां गायब है, कहीं ना कहीं 24 घंटे से ऊपर का ये समय बीत चुका है और अभी तक ये नहीं पता क्या लड़की के साथ कोई अनहोनी हो गई है, कोई दुर्घटना हुई है, कोई ऐसी जानकारी अभी तक कहीं से भी नहीं आई है। अखंड पुलिस कहीं ना कहीं हर तरफ से अपनी पैनी नजर बनाए रखी है। जिस तरीके से उसमें सीओ ने भी एक बयान भी दिया इस मामले में। सीओ ने बताया कि जो तत्परता से देखते हुए जो है पुलिस सारी चीजों की खंगाल रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, स्कूल से भी पूछताछ की जा रही है। जो उसके फ्रेंड राउट है, उसके लिंक में जो बच्ची के लिंक में जो लोग थे उनके, या उनकी छात्रा की बात की जाए या छात्र रहे होंगे, सबसे पूछताछ की जा रही है। मोबाइल नंबर, जैसे मैंने अपन बताया कि कोई मोबाइल नंबर की जानकारी सामने आई है, उस मोबाइल के जरिए ट्रैक किया जा रहा है क्योंकि कहीं पुलिस अगर रेलवे स्टेशन से कहीं ना कहीं ढूंढ रही है, वहाँ कैमरे फैला रही है, तो स्वाभाविक बात है शायद ये कह सकते हैं कुछ लिंक आउट शायद रेलवे स्टेशन से मिला हो, या वो कहीं फरार हो गए हैं या भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारे पहलू पर पुलिस की नजर है। अब पुलिस अपनी पैनी नजर बना रखी है, ढूंढा जा रहा है। अगर जैसा भी कुछ होता है तो पुलिस आगे क्या बयान इसमें देती है या बच्चियां कहाँ से बरामद किया जाएगा, अब ये देखना होगा। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, घबराने वाली बात जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही 300 लड़कियों के साथ एक उनके प्राइवेट वीडियोस की बात निकल करके सामने आई थी। एक पीड़िता ने आरोप लगाया था कि किस तरीके से लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, उनसे सेक्स ट्रैफिकिंग की बात भी निकल करके सामने आई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं मामला गंभीर सा है, क्योंकि एक साथ 3 लड़कियों का इस तरीके से गायब हो जाना अपने आप में सवालों के घेरे में खड़ा करता है उस जगह को, और तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई क्या है, अब तक पुलिस ने किस तरीके की टीम गठित की है, क्या कार्रवाई की है, क्या उस सुराग उसके हाथ लगे, ये एक बड़ी बात है। इस पूरी खबर पर जितेंद्र जरूर नजर बनाए रखिएगा, और हो सके तो आला अधिकारियों से बात कीजिएगा कि इस पूरे मामले में अभी तक की क्या अपडेट है, क्या उन लड़कियों का, उन बच्चियों का कोई सुराग मिला है, क्या कुछ नया इस केस में अपडेट आया है, वो हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। सबसे बड़ी बात है कि एक नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आ रही है घूसखोर पंडित के नाम से। अब इस वेब सीरीज का कहीं ना कहीं विरोध होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से एक पंडित ब्राह्मणों को लेकर के जो इस का टाइटल रखा गया, उसके नाम पर अब कहीं ना कहीं पूरे जगह, ये कहे पूरे देश में विरोध होते हुए देखा जा रहा है। और इसी के तहत यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज इंस्पेक्टर ने एक एफआईआर दर्ज कराई है, पूरी टीम के खिलाफ दर्ज कराई है, डायरेक्टर के खिलाफ, प्रोड्यूसर के खिलाफ, और इसकी जो पूरी टीम है उसके खिलाफ दर्ज कराई है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर के। और कहीं ना कहीं जातिवाद पर जिस तरीके से बात की जाती है कि कोई भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से या माहौल खराब होने के दृष्टिकोण से, इसको लेकर के एफआईआर दर्ज कराई गई है कि इसमें सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है इसकी वजह से। और कहीं ना कहीं अब इस पर जो तमाम जो इसके डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे उसके कास्ट हो, उनके लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले, उनकी परेशानी बढ़ेगी। इस पर भले ही उसके डायरेक्टर ने आकर के, नीरज पांडे जो है उन्होंने आकर के अपनी बातें कही हूं, लेकिन लोगों को इससे परेशानी है। और शायद यही कारण है कि इस वेब सीरीज के कंटेंट को, इसके टाइटल को लेकर के राजधानी लखनऊ में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि अब इसको लेकर के राजनीतिक दल भी एकदम सामने आ रहे हैं, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर के बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर इस वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने बोला है कि केंद्र सरकार को इस वेब सीरीज को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने बोला कि इस टाइटल से ब्राह्मणों के अंदर काफी रोष है, ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए और ऐसी वेब सीरीज को तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बातें या बड़ा विवाद इस टाइटल के आने के बाद, इस वेब सीरीज के टाइटल के आने के बाद हुआ है, घूसखोर पंडित जिसका नाम है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हो गई है राजधानी लखनऊ में, और कई तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो राजनीतिक दल है, जिसमें मुख्य रूप में बीएसपी ने अपना विरोध दर्ज कराया है, और इसमें जिस तरीके से जाति सूचक शब्द की बात कही गई है, इसको लेकर के, ब्राह्मणों के रोष को लेकर के केंद्र सरकार के से इसको बैन करने की मांग
बसपा सुप्रीमो मायावती ने की है। आपको एक और खबर बता देते हैं, भूकंप से संबंधित है। राजधानी लखनऊ में सुबह 7:32 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका केंद्र गोंडा जिला के से करीब बताया जा रहा है। ऐसे में कोई अभी अनुमान नहीं लगाया। इसकी तीव्रता जो है 3 दशमलव कुछ के करीब की थी और जिसके बाद ये सुबह 7:32 पे आया है। ऐसे में लोग थोड़े से घबरा से जरूर गए थे। फिलहाल अभी कोई भी किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर यूपी सरकार की तरफ से है, क्योंकि यूपी सरकार ने अब किसी भी संपत्ति को खरीदने के लिए पैन को अनिवार्य कर दिया है और अगर आप अब कोई भी संपत्ति खरीदने जाएंगे तो बिना पैन के आप रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। तो यूपी सरकार ने साफ तौर पर एक बड़ी योजना बनाई है। एक नई पॉलिसी के तहत अब बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। साफ तौर पर अगर आपको रजिस्ट्री करानी होगी, संपत्ति खरीदनी है, तो उसके लिए पैन पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। एसआईआर को लेकर के आज जो सीईओ हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग की, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है और कहीं ना कहीं आज एसआईआर की जो प्रक्रिया है, नाम जोड़ने और हटाने की जो डेडलाइन है वो आज है, आज अंतिम दिन है। तो कहीं ना कहीं आज के बाद जो नाम हटाने और जोड़ने की जो अंतिम तिथि है, इसको बढ़ाने को भी लेकर के कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है और थोड़ी सी इसको आगे बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से जो 6 मार्च को अंतिम जो प्रकाशन होना था वो शायद टल जाएगा अगर डेट आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इसको लेकर के तैयारी कर रहा है कि डेट को कुछ बढ़ाया जाए। वहीं विपक्ष अगर कहें तो समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से चुनाव आयोग का विरोध करते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का भी आरोप लगा रही है। साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग की क्रिया पर और बीजेपी से मिलीभगत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो लगातार इस तरीके की चीजें हो रही हैं एसआईआर को लेकर के। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी बवाल मचा पड़ा है, यहां पर भी पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर के सरकार और चुनाव आयोग दोनों को घेरने का काम कर रहे हैं। एक और खबर है चाइनीज मांझे को लेकर के। उत्तर प्रदेश सरकार और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था अधिकारियों को कि वो जगह जगह इसका जांच कराएं और जो लोग भी इस चाइनीज मांझे को बेचते हुए नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। और लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो फील्ड पर उतर करके उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर इसकी बिक्री होती है, वहां पर जाकर के जो ग्राहक होते हैं वो खरीदते हैं, उन दुकानों पर जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन बुधवार को जब ये घटना घटित हुई थी, एक एमआर की एक 35 साल के युवक की चाइनीज मांझे की वजह से मौत हो गई थी तड़प तड़प कर। कल एक और फिर घटना घटी जिसमें एक रिटायर्ड आर्मी के जवान का ओट कट गया और गंभीर रूप से वो घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं लगातार सुनने को मिल रही हैं, वो भी राजधानी लखनऊ में ये दूसरी घटना है। तो ऐसे में लगातार सरकार और जो अधिकारी हैं वो इसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और तमाम ऐसी जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं जहां पर इस मांझे की बिक्री होती है, क्योंकि ये एक बड़ी दिक्कत बनता जा रहा है, बड़ी समस्या बनता जा रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो जाते हैं और ये चाइनीज मांझे का शिकार वो हो जाते हैं। उनकी या तो मृत्यु हो जाती है या फिर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब इस पर बैन है तो ये अवेलेबल कैसे है, उपलब्ध कैसे है मार्केट में, इसको भी लेकर के उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी, जिसके बाद अधिकारी पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं फील्ड पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ, जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब यूपी सरकार का मानना है कि चाइनीज मांझे से हुई मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या मानी जाएगी, इसी को लेकर के कार्रवाई भी की जाएगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी आपसे सोमवार को। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।